बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करना आप लोगों से यूके के हवाले से कि यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो किस तरह से अप्लाई होगा और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा कि किस किस तरह से प्रोसेस होगा ऑब्टेनिंग वीज़ा तक। तो हम स्टार्ट से हम जो है फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपका जो है ना एक प्रॉपर जो माइंड सेट है वो होना चाहिए कि आपने माइंड मेकअप किया हो कि आपने वाकई ही यूके के लिए अप्लाई करना है। मोस्टली जो क्यूरीज आती हैं या स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने माइंड में ना 3 ऑप्शंस रखी होती हैं कि यूके, फिर उसके बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, या फिर कहते हैं अच्छा यूरोप। तो वो फिर ना इन्हीं चक्करों में घूम रहे होते हैं, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना माइंड जो है वो मेकअप करना है कि आपने कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है, चाहे वो जिसमें भी आप अप्लाई कर रही हैं। तो दूसरा ये कि आपका एक जो कोर्स है ना जो आपका, वो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये है, इंजीनियरिंग है या आईटी है या मैनेजमेंट है या कोई भी है। तो उसके ऊपर आपने फुली टाइम आपने जो है ना वो कंसीडर करना है कि हाँ ये मेरी प्रीवियस स्टडी है और आगे मैं मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए मैं इस फील्ड में ही जाऊंगा। और हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं या आप आईटी के हैं तो अगर आप अपनी फील्ड चेंज भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। स्पेशली जो बच्चे इंटरमीडिएट के हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की होती है, वो बच्चे जो हैं वो अपनी फील्ड इजीली चेंज कर सकते हैं। लाइक इंजीनियरिंग वाले आईटी में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़े होते हैं या जो भी इस तरह से होता है उसमें आगे उसको अपना चेंज कर सकते हैं ट्रैक, अपनी एक सॉलिड रीज़न देके कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है या मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो वो अपना एक जो SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, उसके अकॉर्डिंगली जो अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं। बट ये कि उसकी एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, उसकी एक ग्राउंड्स होनी चाहिए प्रॉपर कि आप अपना ट्रैक क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो जब आपने अप्लाई करना है उसमें आपने सबसे पहले तो आपका जो मैट्रिक, इंटर और ऑनवर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर जो है ना वो स्कैन होने चाहिए। चाहे आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं या आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया हुआ है तो या तो आप उसके पास ऑफिस विजिट करते हैं, वो खुद ही स्कैन कर लेते हैं अपनी मर्जी से एक अच्छी रेजोल्यूशन के ऊपर। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर से स्कैन कराते हैं, सम टाइम वो प्रॉपर स्कैन नहीं होते तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ जाती है कि वो प्रिंटेबल नहीं होते या प्रॉपर रीडेबल नहीं होते। तो बेहतर तो यही कि अच्छे स्कैनर से, अच्छे प्रॉपर जो है वो किसी भी सोर्स से आप उसको प्रॉपर स्कैन करें अपने डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके पासपोर्ट की कॉपी साथ, उसके अलावा आपका जो होता है CV वगैरह और SOP, ये डॉक्यूमेंट्स जो है कंपाइल करके तो आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उसके जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक, जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, उस दौरान वो क्या करते हैं कि वो आपकी असेसमेंट करके आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर जो है उसके भी डिफरेंट लाइक यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके अपना अपना प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपका पहले इंटरनल टेस्ट लेती हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, वो फिर आपको ऑफर लेटर इशू करती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो आपको स्ट्रेट वे ऑफर लेटर इशू कर देती हैं कंडीशनल, उसके बाद जो भी उसके ऊपर कंडीशंस मेंशन होती हैं, जो भी लाइक आपका इंटरनल टेस्ट होना है या आपका इंटरव्यू होना है या जो भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, पासपोर्ट की कॉपी फर्स्ट सेकंड पेज की, या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ, तो वो उसके ऊपर वो मेंशन कर देते हैं कि आप ये चीज़ हमें प्रोवाइड करें, तो आगे फिर आपका प्रोसेस होगा। इसी तरह अक्सर जो होता है कि जो फ़ीस होती है जिन यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ लोगों को कंडीशन लेटर आते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो वो मीट हो रही हैं, तो जो कंडीशन वो यही होती है कि आप अपना फ़ीस डिपॉजिट करवाएं यूनिवर्सिटी में, जो भी पार्सल है उसके ऊपर लेटर के मेंशन होती है जो आपका ऑफर लेटर आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी एक ही कंडीशन होती है, वो आप मीट कर लेते हैं। आगे फिर आप कैश लेटर के लिए या फाइनल एडमिशन के लिए जो फ़ीस पे करने के बाद आपकी जो रिसीप्ट होती है वो आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, तो उस हिसाब से वो आप फिर आपका जो फाइनल एडमिशन है, कैश लेटर है, वो इशू कर देते हैं। एडमिशन के लिए जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक, जो भी लास्ट आपका सर्टिफिकेट है, लाइक
सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और उसके ऑनवर्ड ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इसमें जो है आपका मोस्टली जो कॉलेज होता है या आपका यूनिवर्सिटी, वहाँ से 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, तो उसको रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं या फिर उसको रिकमेंडेशन लेटर भी बोलते हैं। फ़र्क इन दोनों चीज़ों में कोई नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड का फ़र्क है। LOR, लेटर ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इसके साथ फिर आपकी CV होती है। CV के ऊपर मोस्टली यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हैं कि आपका ईमेल होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका स्काइप ID होना चाहिए और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, लाइक उसमें कोई गैप है आपका, तो वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए। वो आपने मेंशन किया हो कि उस दौरान जो भी आपका गैप है स्टडी, आप क्या करते रहे हैं। ये नहीं कि आपने मतलब उसको फ्री छोड़ देना, उस चीज़ के ऊपर भी एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस के साथ कंपाइल किए हों तो आगे यूनिवर्सिटी को भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और आप लोगों का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्पीडली हो जाता है, बजाय इसके कि आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में पड़े रहें और आप लोग बस वेट कर रहे हैं कि ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा। तो वो इस चीज़ की वजह से या इस मिस्टेक की वजह से कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होता है या वो फिर पेंडिंग में चला जाता है, तो वो फिर आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं तो कंसल्टेंट ये होता है कि वो आपको पूरी एक प्रोफाइल जो होती है, एक टाइम पे सारी चीज़ें कंपाइल करके आपकी पूरी फाइल जो होती है उसको सबमिट करता है एडमिशन के लिए। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो फिर उसमें कोई डिले नहीं आता और यूनिवर्सिटी के साथ एक स्मूथली जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो जिससे आपका ऑफर लेटर एज सुन एज पॉसिबल जनरेट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन लेटर आने के बाद फिर आगे कैश लेटर आता है। कैश लेटर है कि कैश एक एब्रीविएशन है पूरी एक वर्ड का, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, इसको कैश लेटर बोला जाता है। कैश लेटर जो है वो जैसे आप फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो इसके जो है ना आपके प्री कैश आता है। प्री कैश में ये होता है कि आपका नाम, उसके स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ या उसके अलावा कोई भी मतलब इस तरह पासपोर्ट नंबर हो गया, ये चीज़ें उसके ऊपर प्री कैश के ऊपर रीचेक होती हैं। वो आप टैली करते हैं या हम लोग जैसे हमारे पास आता है वो हम सारी चीज़ें थोरोली चेक करते हैं कि आया इसमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि फिर जो आपका फाइनल कैश होता है वो होम ऑफिस के साथ सारा कनेक्टेड होता है। वहाँ उसके ऊपर एक तो जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर होती है, वो आपका मतलब आपको स्पॉन्सर कर रही होती है। तो जो कैश लेटर होता है वो सारा आपका एक एप्लीकेशन नंबर होता है, कोई सारी असेसमेंट के बाद सारा होम ऑफिस के साथ वो कनेक्टेड होता है। कैश नंबर जनरेट होने के बाद ही आपका कैश लेटर इशू होता है, तब ही आपका वीज़ा आगे अप्लाई होता है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। कैश लेटर के लिए भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट उनकी पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपका जब कैश लेटर इशू करना आता है तो वो आपकी 28 डेज़ की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं, साथ में आपका TB टेस्ट जो होता है वो रिक्वायर करती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि आपका वो सिर्फ कहती हैं कि आप फीस डिपॉजिट करवाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट या मेडिकल रिक्वायर नहीं करती। उनको यही होता है कि आपकी जो पार्शियल फ़ीस है, जो भी आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन है, वो आपने पे की हो, दैट्स इट। तो उसी चीज़ के ऊपर जो है वो आपका कैश लेटर इशू कर देते हैं। ये तो हो गया आपका लाइक फर्स्ट स्टेप, जैसे स्टार्ट में प्रोसेस कैसे करना है। तो सेकंड स्टेप आ गया आपका कैश लेटर का। अब आगे जो थर्ड स्टेप है वो आगे आ जाएगा आपका वीज़ा प्रोसेस करने का या वीज़ा अप्लाई करने का। तो उसके हवाले से ऐसा है कि कैश लेटर आने के बाद आपका जैसे आपका ऑफर लेटर आता है, आपकी फ़ीस डिपॉजिट होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपना जो TB टेस्ट है ना वो उसको बुक करवा लें। वो IOM के थ्रू होता है। उसके 3 ऑफिसेज़ हैं या 3 ब्रांचेज़ हैं, एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है और थर्ड जो है वो कराची में है। तो वो जहाँ भी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है, आप वहाँ पे अपना वो टेस्ट बुक करवा सकते हैं। या ईमेल भी होता है और कॉल के थ्रू भी वो बुक हो जाता है। तो वो टेस्ट जो है वो आपका टाइम पे हो जाए तो बेहतर है। सम टाइम अपॉइंटमेंट्स बड़ी लेट की मिल रही होती हैं तो आपको फिर वेट करना पड़ जाता है। तो बेहतर तो यही है कि जिस इनटेक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उस इनटेक में आपका जो है टाइम मार्जिन अच्छा हो। जितना टाइम पे प्रोसेस किया जाए उतना ही टाइमली आपको सारी चीज़ें मैनेज मिलती जाएंगी और आपका प्रोसेस टाइमली हो जाएगा। और उसके साथ जैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो 28 डेज़ मैच्योर होनी चाहिए। लाइक आपके 28 डेज़ कैलेंडर डेज़ जो हैं वो पूरे होने चाहिए। आपका एक दिन भी अगर कम होता है, अगर 27 डेज़ भी होते हैं तो आपका वीज़ा स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ हो जाएगा।
तो इस चीज़ के ऊपर आपकी स्टेटमेंट 28 डेज से ऊपर हो जाए तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा हो गए तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, ज़्यादा हो जाए एक आध दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 28 डेज से लेस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ हो गई एक। उसके बाद फिर आपका टीबी टेस्ट है वो ज़ाहिर बात है, आप जैसे ही टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे होता है उसमें, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इट मीन्स कि आप फिट हैं, यू आर फिट टू अप्लाई फॉर यूके स्टूडेंट वीज़ा। उसके बाद फिर आपकी जो ऑनलाइन एक पोर्टल बनता है, उसमें जाके आप अपना लॉगिन बनाते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करके एक एप्लीकेशन ऑनलाइन आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपका जब कैश लेटर इशू होता है तो उसके भी पॉइंट्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज़ का नहीं पता, वो कहते हैं जी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, वीज़ा ऐसे हो जाएगा, वीज़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो तरह के जो है ना चीज़ें हैं, एक विद आइल्स है और एक विदाउट आइल्स है। तो दोनों के पॉइंट्स सेम ही होते हैं, ये 70 पॉइंट्स होते हैं। और इसमें जो है लाइक आपका आइल्स है तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, कैश लेटर के आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपके बैंक स्टेटमेंट के, आपके जो मेंटेनिंग जो आपके फंड्स हैं मेंटेनेंस, उसके होते हैं। तो अगर तो आपका आइल्स है तो उसके 10 पॉइंट्स हो गए। वो आपके कैश लेटर के ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि आपने आइल्स किया हुआ है यूकेवीआई, और उसमें आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल्स में या 4 कंपोनेंट्स में इतने इतने बैंड्स हैं। अगर आपने वो नहीं किया हुआ, यूनिवर्सिटी आपका इंटरनल टेस्ट कंडक्ट करती है तो वो उसके ऊपर आपके कैश के ऊपर मेंशन कर देती है कि हमने स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया है, इसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ है, इसका इंटरनल टेस्ट हुआ है, तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इंटरव्यू की या टेस्ट की, तो इसकी इस हिसाब से लाइक इसका 5.5 या लेवल B1 या लेवल B2 जो भी उनकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट टेस्ट जो होता है उसके थ्रू ऊपर मेंशन कर देते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में इसके इतने इतने बैंड्स ये मीट कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर हम इसको एडमिशन दे रहे हैं। तो आपके ये 70 पॉइंट्स जो है ना, इस बेस के ऊपर ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो ये इसमें आपका वीज़ा जो है मोस्ट नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं होता, अनलेस अनटिल कि आपका कोई डॉक्यूमेंट इसमें फेक ना हो या इसमें कोई बहुत बड़ा एरर ना हो। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये कंफर्म वीज़ा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि VAC जो है इनका एक UKVA का पार्टनर है जेडीफेडिस में, जहाँ पे आप अपना वीज़ा जो है सबमिट करवाते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VAC। तो वहाँ पे जो है आपने जाना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन फिल होती है, एप्लीकेशन फिल होने के दौरान आपको 2 चीज़ें पे करना होती हैं ऑनलाइन, अपनी फीसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो फ़ीस है उसकी IHS की, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो आपने पे करनी है। IHH वो अप्रॉक्सीमेटली 470 पाउंड पर ईयर है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो ये 2 टाइम्स आपको पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस जो है वो आ जाता है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन का। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन में आपने जो फ़ीस पे करनी है वो है 348 पाउंड्स। ये 2 फीसेस जो है ना आपकी पे होती हैं। इसके लिए आपके पास जो है डेबिट कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट अच्छी हो, कोई 4-5 लाख की, तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज़ कम लिमिट वाला कार्ड होगा या एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप ये फीसेस जो है ना वो पे नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका जो है वो आपको एक ईमेल आ जाती है, आपका जो इंश्योरेंस जो है उसकी पे होने की भी, और आपका जो है एम्बेसी की फ़ीस पे होने की भी। ये 2 आपको डिफरेंट ईमेल आ जाती हैं कंफर्मेशन की। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि नेक्स्ट जो है आपका अपॉइंटमेंट जो है उसी VAC वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के एक आपको और ईमेल आ जाती है कि उसके ऊपर आपने जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है बायोमेट्रिक्स और डिजिटल पिक्चर के लिए। कि आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे वैक में, तो वहाँ पे जाके आपने अपनी वो डॉक्यूमेंट जो है, अगर तो ऑलरेडी आपने स्कैन किए होंगे तो अपलोड किए होंगे तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट साथ ले जाएंगे, और एक चेक लिस्ट वहाँ पर जनरेट होती है, वो चेक लिस्ट आपने साथ लेके जानी है। तो ये चीज़ें आप जब वैक में जाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, तो वो आपका जो भी कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेक करके, तो उस हिसाब से वो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड है तो आपसे वो रिक्वेस्ट कर लेंगे तो वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका जो है सबमिशन के बाद बायोमेट्रिक्स और पिक्चर होने के बाद जब आपको एक ईमेल आ जाएगी कि योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड या फॉरवर्डेड की, तो कंफर्मेशन आपको ईमेल आ जाएगी। नॉर्मली जो आजकल है इंटरव्यू तो हो नहीं रहे,
तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ़ाइल के ऊपर ही डिसीजन हो रहा है। नहीं तो पहले ये होता था कि जो भी स्टूडेंट वैक में जाता था तो उसका एक स्काइप इंटरव्यू होता था, जो भी वीज़ा ऑफिसर होता था वो उसका ऑनलाइन वीडियो लिंक पे एक इंटरव्यू कंडक्ट करता था, असेसमेंट करता था, तो फिर आगे प्रोसेस होता था। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अभी जैसे कोविड का और ये जो है लॉकडाउन की वजह से चल रहा है, तो अभी इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हो रहे। जिसका भी एडमिशन आ रहा है कैश लेटर, उसका अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% 100% कह लें कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो रहा, अनलेस अनटिल कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और वो मैंने की। और हाँ, इसमें जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो एम्बेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 वर्किंग डेज़ लेती है मैक्सिमम जो है। नहीं तो उससे पहले ही 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपका वीज़ा डिसीजन जो है वो आपको ईमेल कन्फर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आप अपना वीज़ा कलेक्ट करें और यू आर रेडी टू फ्लाई टू यूके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करें या हमें कॉल करें, ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।